फैलने और सिकुड़ने वाली क्रियाएं प्रारंभ होंगी। देखो ये बहुत ज्यादा समझने वाली चीज है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है, केवल समझना है जो मैं बोलता हूं। एस्ट्रोजन रिलीज हुआ, एस्ट्रोजन ने प्रोजेस्टेरोन को रोक दिया, उसके कार्य को रोक दिया। अब प्रोजेस्टेरोन कार्य क्या कर रहा था? मायोमेट्रियम को रिलैक्स रखता था। जब वो नहीं निकलेगा तो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, संकुचन होने लगेगा। और जैसे ही ये संकुचन होगा तो ये सूचना ठीक है एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथि को मिल जाएगी और वह अंतःस्रावी ग्रंथि एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। और यह ऑक्सीटोसिन अब यूट्राइन कैविटी है या यूट्रस की जो बॉल है उसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, संकुचन कराएगा और यूट्रस के अंदर जो फीटस होगा वो बाहर की ओर डिलीवर्ड हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? ये बात समझे? एक बार बुक से देखते हैं फिर आगे देखेंगे। दोबारा पढ़ता हूं, ध्यान देंगे। जो पार्चुरेशन है वो एक जटिल न्यूरोएंडोक्राइन क्रिया द्वारा प्रारंभ होता है, अर्थात कुछ हार्मोन निकलेंगे जो उसे शुरू कराएंगे। गर्भकाल पूर्ण होने की सूचना पूर्ण विकसित फीटस और प्लेसेंटा दोनों से प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी ये बताया है, ठीक है। आगे लिखा है इसके पश्चात हल्की प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो जाती है। हल्का सा जो यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। यह एक गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, ठीक है। और प्रसव के समय प्रोजेस्टेरोन का स्राव न्यूनतम स्तर पर हो जाता है। मैंने बताया है जो प्रोजेस्टेरोन होगा उसका सिक्रेशन कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा कम। किसने किया है? एस्ट्रोजन ने किया। ध्यान देंगे। तथा पीयूष ग्रंथि द्वारा ऑक्सीटोसिन का स्राव बढ़ जाता है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ेगी और इसका स्राव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की जो पेशी हैं उन पर कार्य करता है, अर्थात गर्भाशय में संकुचन बहुत तेजी के साथ होने लगता है। यहीं एक बार फिर शुरू से इसे समझेंगे। देखो थोड़ा सा अटपटा है लेकिन एक बार ध्यान से समझो। मैं फिर शुरू से बताता हूं, ध्यान देंगे। जो जेस्टेशन टाइम है वो कितना है? 9 मंथ। क्लियर है? आफ्टर 9 मंथ ये फीटस बाहर की ओर डिलीवर्ड होगा। अब इसे डिलीवर्ड कराने में कौन कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने बता दिया है। जैसे ही ये 9 मंथ का हो जाएगा, फुल्ली डेवलप हो जाएगा, तो फीटस और प्लेसेंटा दोनों पार्चुरेशन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। वही कराएंगे। कैसे कराएंगे? क्योंकि वो एक हार्मोनल एक्टिविटीज है। तो जैसे ही ये फुल्ली डेवलप हो जाएगा फीटस, तो इसके अंदर जो कॉर्टिसोल होगा उसका लेवल बढ़ जाएगा और कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाने से प्लेसेंटा उत्तेजित हो जाएगा और प्लेसेंटा क्या करेगा? एक हार्मोन छोड़ेगा जिसका नाम होगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करेगा? ये प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम कर देगा और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो जो यूट्राइन बॉल है उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि प्रोजेस्टेरोन उसे रिलैक्स रखता है और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा और वो कॉन्ट्रैक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड को एक नया हार्मोन है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन।
उसके सिक्रेशन को कहेगा। और जब ये ऑक्सीटोसिन बनने लगेगा, अधिक मात्रा में बनने लगेगा, तो जो यूट्रस है उसकी वॉल में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, तेजी के साथ संकुचन होने लगेगा और वो फीटस क्या हो जाएगा, यूट्राइन कैविटी से बाहर आ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्च्यूरेशन। तो इसमें जो मेन हार्मोन है वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। दूसरा एस्ट्रोजन, समझ पा रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन को तो वो रोकता है। देखते हैं अब यहां तक बात समझ में आ गई हमें। जो मैंने बताया है कितने हार्मोन थे, कैसे किसने काम किया है, ये बात हमें समझ में आ रही है। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ये प्रोसेस तो पूरी हो जाएगी और इस प्रोसेस को भी हम, ठीक है, 3 भागों में बांट सकते हैं। देखते हैं, जो पूरा पार्च्यूरेशन है उसे हम 3 स्टेप में बांट सकते हैं। और वो स्टेप क्या हैं, ठीक है, एनसीईआरटी ने नहीं बताए हैं, साइंस बुक बता रही है। देखते हैं वो क्या बता रखे हैं, 3 भाग कौन कौन से बताए। इसने सबसे पहला, ठीक है, जो अवस्था बताई है वो बताई है डाइलेशन स्टेज। डाइलेशन स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है, डाइलेशन स्टेज। दूसरी स्टेज है एक्सपुलेशन स्टेज, एक्सपुलेशन स्टेज। और थर्ड है प्लेसेंटल स्टेज, प्लेसेंटल स्टेज। क्लियर है। पूरे पार्च्यूरेशन को हमने कितनी अवस्थाओं में बांट लिया है, 3, डाइलेशन, एक्सपुलेशन और प्लेसेंटल। देखते हैं सबसे पहली स्टेज जो डाइलेशन स्टेज है उसमें क्या होता है, ध्यान देंगे, मैं बताता हूं, केवल मेरी बात समझेंगे, ठीक है। पार्च्यूरेशन की यह प्रथम अवस्था है, सबसे पहली अवस्था है। और इस अवस्था में जो यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात उसमें संकुचन होना शुरू हो जाता है। और संकुचन होने से जो यूट्रस का सर्विक्स है वो लगभग 10 सेंटीमीटर तक, ठीक है, हो जाता है। या हम ऐसा भी बता सकते हैं इस कंडीशन में क्या होगा, इस स्टेज में क्या होगा, जो यूट्राइन है, वॉल है, यूट्राइन वॉल है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे। और यह सबसे लंबी अवस्था होती है जिसमें लगभग 6 से 12 घंटे का समय लगता है। या ये जो अवधि होगी 6 से 12 घंटे तक चल सकती है। उसके बाद जिन फीमेल ने पहले भी किसी बच्चे को जन्म दिया होता है उनमें यह टाइम, डाइलेशन स्टेज, कम हो सकती है, ठीक है। और इसी अवस्था में जो एमनियोटिक सैक होता है वो फट जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या था, बच्चा एक, ठीक है, कोरियोनिक और कोरियोनिक या एमनियोनिक जो मेम्ब्रेन थी उनके अंदर बंद था, तो वो मेम्ब्रेन क्या होने लगी है, फटने लगी है और उनका फ्लूइड फीमेल बॉडी से बाहर आने लगा है। उस स्टेज को बोलते हैं हम डाइलेशन स्टेज। तो डाइलेशन स्टेज में क्या बताया है, इसमें सबसे पहली अवस्था है और इसमें यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। ये टाइम 6 से 12 घंटे तक ये अवस्था रहती है। इसमें जो एमनियोटिक, ठीक है, कैविटी है वो क्या हो जाती है, एमनियोटिक सैक है वो क्या हो जाता है, फट जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलने लगता है। एक्सपुलेशन स्टेज, ठीक है, एक्सपुलेशन स्टेज में क्या है, यह अवस्था जो यूट्रस की सर्विक्स के पूर्ण प्रसारण यानी कि डायलेशन से प्रारंभ होकर शिशु के बाहर आने तक की अवस्था है। अर्थात इस अवस्था में जो सर्विक्स है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, फैल जाएगा और शिशु क्या हो जाएगा, बाहर की ओर डिलीवर्ड हो जाएगा। और इस अवस्था में लगभग 2 से 3 मिनट के
अंतराल पर लगभग 1 मिनट के लिए जो यूट्राइन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन है वो होता है। अर्थात 2 से 3 मिनट तक क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी के साथ होगा।